नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आज का जो वीडियो है वो आधारित है त्रिभुज पर। त्रिभुज के जो वीडियो सीरीज़ है उसमें हमने 3 लेसन पहले कर लिए हैं, जिसमें हमने त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में आपको बताया। और आज का जो वीडियो है वो त्रिभुज की एक विशेषता जिसका नाम है सर्वांग समता, उसके बारे में हम आज का वीडियो आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कॉन्ग्रुएंसी में जो एक सीपीसीटी रूल होता है, सीपीसीटी यानी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका एक अलग रूल है। इसका वीडियो हम पहले अपनी लिस्ट में बना चुके हैं व्यूअर्स की डिमांड पे, तो ये आप वहाँ से देख लीजिए। आज का जो वीडियो है उसमें भी आपको एक कॉन्ग्रुएंसी पूरी समझ में आएगी, और सीपीसीटी का वीडियो यदि आप देख लोगे तो ईजिली आपके सामने सीपीसीटी रूल भी क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं, या इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना। चैनल पर नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है वो आप उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सर्वांग समता के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्व, अंग, सम और ता। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब भाग, सम का मतलब बराबर और ता का मतलब ता। यानी वो ये जो त्रिभुज होते हैं, इन त्रिभुजों में सभी भाग क्या होते हैं, बराबर। इन त्रिभुजों में सभी भाग क्या होते हैं, बराबर है। सभी भाग का मतलब त्रिभुज के अंदर कितने भाग होते हैं। देखिए, त्रिभुज के अंदर 3 तो होती हैं भुजाएं, ठीक है। त्रिभुज के अंदर 3 होते हैं कोण, और त्रिभुज के अंदर 3 होते हैं शीर्ष। अब जो शीर्ष जो होते हैं वो तो बदलने योग्य नहीं होते, शीर्ष तो सिर्फ एक बिंदु है, इसलिए इनके आधार पर त्रिभुज नहीं बदलता, क्योंकि शीर्ष तो सब में बराबर होते हैं, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे और कोई आकृति हो। लेकिन 3 भुजाएं और 3 कोण, इनके आधार पर क्या होता है, त्रिभुजों की अलग अलग प्रकार और होते हैं। तो जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब यदि त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिए हुए हैं तो ये सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, लेकिन यदि आपको त्रिभुज सर्वांगसम नहीं दिए हुए, सिद्ध करना है, तो आपको इन चीज़ों को बराबर करना पड़ेगा। अब 3 और 3 कितनी होती है, 6, ठीक है। लेकिन किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए, आपको कोई भी त्रिभुज बनाना है तो किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए इन तीनों की आपको आवश्यकता, इन 6 की 6 चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। इनमें से कोई भी 3 चीज़ें यदि आपको पता हो, कोई भी 3 चीज़ें यदि आपको पता हो, तो आप त्रिभुज का निर्माण आराम से कर सकते हो। तो वैज्ञानिकों ने यही बताया कि 3 चीज़ें ही यदि आपने बराबर कर दी, कोई भी 3 चीज़ें यदि आपने बराबर कर दी, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आराम से हो सकते हैं। ठीक है। सर्वांगसम का जो निशान होता है वो ये होता है, बराबर और इस तरह से, मतलब समरूप भी है और बराबर भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम। ये चिन्ह मैंने आपको पहले भी बताया था कल के वीडियो में, आज फिर बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको देखनी है, तो 3 चीज़ें क्या हो सकती हैं, 3 चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, तीनों भुजाएं भी हो सकती हैं, तीनों कोण भी हो सकते हैं, इस तरह से। तो सबसे पहला जो इसमें नियम बनता है, सबसे पहला जो नियम बनता है वो बनता है SSS। क्या बनता है, SSS। यानी यहाँ पर हम इसे बोलते हैं, S का मतलब साइड यानी भुजा, तो इसको बोलते हैं भुजा, भुजा और भुजा नियम। भुजा, भुजा और भुजा नियम, यानी आपको क्या दे रखी हो, तीनों भुजाएं दे रखी हो, त्रिभुज की क्या दे रखी हो, तीनों भुजाएं। तो जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो, तो आप क्या करो, दोनों त्रिभुजों में आप क्या करो, चेक कर लो, दोनों त्रिभुजों में यदि तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हो, तीनों भुजाएं क्या हो, परस्पर बराबर हो, तो यदि दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हों, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और उसमें रूल कौन सा लगता है, SSS रूल। SSS रूल क्यों लिया, क्योंकि S का मतलब साइड, आपको तीनों भुजाएं दी हुई है, तीनों भुजाओं के आधार पर आपने उनको सर्वांगसम किया है, तो उस नियम को हम क्या बोलेंगे, SSS नियम। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, और ये मान लो 2.5 सेंटीमीटर है, और ये मान लो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2, 3 और 2.5, ये भी 2, 3 और 2.5। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। तो यदि इस त्रिभुज का नाम ABC हुआ और इस त्रिभुज का नाम PQR हुआ,
क्या हुआ, पी क्यू आर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, इस तरह से। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। ठीक है, दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुजों के बीच में इस तरह का सर्वांगसम का निशान आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपने क्या चीज़ें बराबर की है, यहाँ पर आपने तीनों साइडें बराबर की है, तीनों भुजाएं बराबर की हैं, तो तीनों भुजाओं वाले रूल से ये क्या होगा, सर्वांगसम। और एक बार ये सर्वांगसम हो गया तो इसकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण, सारे भाग इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा रूल और लगता है। यहाँ पर मैंने नाम दिया ए बी सी और पी क्यू आर। वैसे तो ये सही है, नाम आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए ए बी सी में जब हमने चले इस ए बी सी के थ्रू, तो पहले 3 की बुझाई, फिर 2.5 की बुझाई और फिर 2 की बुझाई। तो यहाँ पर भी हमें पहले 3 की लेनी है। देखिए 3, 2.5, 2, तो यहाँ पर भी हमें पहले 3, फिर 2.5, फिर 2, यानी इसका जो नाम है हम क्यू आर पी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्यू आर पी, यदि हम ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सही दोनों है, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, सही दोनों है, लेकिन आप अगर ये लिखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का क्रम भी क्या हो गया, एक जैसा। बाकी आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लिखते हो तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस रूल। अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यहाँ पर केवल 4 ही रूल हैं, 4 के अलावा और कोई रूल हो ही नहीं सकता। कई बार स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन रहता है, वो भी इस वीडियो में दूर हो जाएगा कि 4 के अलावा रूल कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्या होता है। दूसरे में हम लेते हैं SAS रूल। क्या होता है, SAS रूल। अब यहाँ पे देखिए पहले S मतलब भुजा, साइड, फिर A मतलब कोण यानी कि एंगल, और फिर S मतलब भुजा, यानी इसका जो नाम है वो है भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर एक भुजा आपको दी होगी, दूसरी भुजा आपको दी होगी, और दोनों के बीच का कोण आपको दिया हुआ होगा। जब इस तरह की 3 चीज़ें दी हों तब आपके जो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे वो इस नियम से होंगे। ठीक है, सपोज मैंने 2 त्रिभुज लिए, इसको नाम दिया मैंने ABC, इसको नाम दिया मैंने PQR। ये भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखी है सपोज 4 सेंटीमीटर, ये भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और ये कोण दे रखा है मैंने मान लो 60 डिग्री, ये कोण दे रखा मैंने 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा 3 है, इसमें भी एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, इसमें भी एक भुजा 4 है, और दोनों भुजाओं के बीच का कोण 60 है, इसमें भी दोनों भुजाओं के बीच का कोण 60 है। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ABC। ये देखिए ABC, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा पी। अब यहाँ पे देखिए पहले 3 की लिए तो इसमें पहले 3 की, तो सर्वांगसम होगा QRP के। सर्वांगसम त्रिभुज QRP के। ठीक है, ये दोनों सर्वांगसम होंगे, और ये दोनों सर्वांगसम क्यों होंगे, क्योंकि इनकी दोनों भुजाएं और एक कोण बीच का बराबर है। तो यहाँ पर ये कौन से नियम से सर्वांगसम होंगे, SAS रूल से, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना, यदि आपको SAS नियम की परिभाषा पूछी जाए, भुजा कोण भुजा की परिभाषा पूछी जाए, तो परिभाषा बिल्कुल पहले वाले की परिभाषा की तरह होगी। यानी यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों में 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण परस्पर बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं SAS नियम से। या 2 भुजाएं आपस में बराबर हों और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज SAS नियम से सर्वांगसम होते हैं। कैसे भी आप लिख सकते हो, और सर्वांगसम होने के बाद आप उनको इस तरह से लिख सकते हो, और यदि दोनों सर्वांगसम हो गए तो उनकी सारी भुजाएं और सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया SAS रूल। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर आप ध्यान दो, एक बात आप यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर जो बात आती है वो ये आती है कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण ही होना चाहिए। दोनों भुजाओं के क्या होना चाहिए, बीच का कोण ही होना चाहिए। अगर आपको दोनों भुजाओं के बीच का कोण ना दे के कोई अन्य कोण दे दे, क्या दे दें, कोई अन्य कोण दे दे, तो क्या वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा या ये नियम सत्य होगा? यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो यही बात आपको क्लियर करनी जरूरी है। सपोज आपको ये 60 डिग्री ना दे करके ये 60 डिग्री का कोण दिया हुआ होता, आपको 60 सपोज ये ना दे करके ये 60 डिग्री का दिया हुआ था, तो क्या आप इन त्रिभुजों का निर्माण कर सकते थे? सोच के देखिए, बिल्कुल इन त्रिभुजों का निर्माण हम कर सकते थे, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको त्रिभुज का निर्माण भी करके बता दूंगा प्रकार के और की सहायता से। तो यदि आपको इस कोण की जगह इस कोण का नाम दिया हुआ हो जो उनके बीच का ना हो, तो भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे।
पहले वैज्ञानिक ने जिसने एस रूल दिया उसने यही कहा था कि दोनों के बीच का कोण होना चाहिए। फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तर्क दिए कि यदि बीच का कोण ना भी हो तो भी ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। तो यहाँ पर इस एस रूल को हम SSA रूल भी बोल सकते हैं, ASS रूल भी बोल सकते हैं। तो यदि कहीं किताबों में आपको ASS रूल लिखा हुआ हो या SSA रूल लिखा हुआ हो या ये रूल लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज मत होना। तो उसका मतलब वही होता है, दो भुजा एक कोण, चाहे दो भुजा पहले आ गई कोण बाद में आ गया, चाहे दोनों भुजाएं बाद में आ गई कोण पहले आ गया, ये तीनों रूल एक जैसे ही होते हैं। यानी अगर बीच का कोण है तो SS रूल, बीच का कोण नहीं है तो आप इसको SSA रूल भी बोल सकते हो, और अगर कोण पहले आपने ले लिया तो ASS रूल भी बोल सकते हो। ये तीनों रूल एक ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते। ठीक है, हम आगे जो वीडियोस बनाएंगे त्रिभुज के उसमें त्रिभुजों की रचना करना भी बताएंगे बिल्कुल नाप के, तो उसमें आपके ये सारी बातें क्लियर और ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा SAS रूल। अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। पहले हमने तीनों भुजाएं ली, फिर दो भुजा एक कोण, अब हम दो कोण और एक भुजा लेते हैं, यानी हम इसको देते हैं ASA रूल। क्या देते हैं, ASA रूल। ASA का मतलब होता है एंगल साइड एंगल, यानी कि यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कोण भुजा कोण नियम। ठीक है, कोण भुजा कोण नियम। अब कोण भुजा कोण नियम क्या होता है, एंगल साइड एंगल नियम क्या होता है, देखिए वही जब दो त्रिभुजों में, ठीक है त्रिभुज के लिए मैंने निशान बना दिया, जब दो त्रिभुजों में दो कोण व उनके बीच की भुजा, उनके बीच की भुजा परस्पर बराबर हो, दो कोण व उनके बीच की भुजा परस्पर बराबर हो तो वह त्रिभुज ASA रूल से सर्वांग सम होते हैं। तो वे त्रिभुज ASA रूल से क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप देखना, ASA रूल यानी दो कोण और एक भुजा, तो परिभाषा सिंपल होगी, जब दो त्रिभुजों में दो कोण व उनके बीच की भुजा या एक भुजा परस्पर बराबर हो तो वो त्रिभुज ASA रूल से सर्वांग सम होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर सपोज मैंने दो त्रिभुज बनाए, ठीक है, इस बार त्रिभुजों के जो नाम है वो मैं थोड़े से डिफरेंट दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने दे दिए PQR और इसको मैंने दे दिया STU। ये कोण दे दिया मैंने 60 डिग्री, ये दे दिया 45 डिग्री और ये भुजा दे दी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये दे दी मैंने 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जब आप ध्यान से देखोगे तो दो कोण 60-60 बराबर हैं, 45-45 बराबर हैं और बीच की भुजा 3 सेंटीमीटर बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, त्रिभुज। अब देखिए जब इसका नाम लिखेंगे तो मैंने लिखा PQR सर्वांग सम। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले PQ भुजा ली है, PQR लिया है, तो पहले लिए मैंने खाली से 60 की तरफ जाने वाली और फिर 3 सेंटीमीटर वाली, तो यहाँ पर भी मैं खाली से 60 की तरफ जाने वाली फिर 3 सेंटीमीटर वाली, तो मैं इसका नाम लिखूंगा UST, त्रिभुज UST। बाकी आप कैसे भी लिख सकते हो लेकिन सही क्रम इसका ये रहेगा कि त्रिभुज PQR सर्वांग सम होगा त्रिभुज UST के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वांग सम करने के लिए आपने कौन कौन सी बातें बताई हैं, यहाँ पर आपने दो कोण बताए हैं, यहाँ पर आपने क्या बताए हैं, दो कोण बताए हैं, और यहाँ पर आपने दो कोण बताए हैं और एक उनके बीच की भुजा बताई है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो कोण एक भुजा से, ये कौन से रूल से होंगे, ASA रूल से, ये दोनों क्या होंगे, ASA रूल से ये दोनों सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो ये तो हुई पहली बात। अब एक अलग बात अलग वैज्ञानिक की, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये 3 सेंटीमीटर भुजा यहाँ दे रखी है। ठीक है, क्या ये 3 सेंटीमीटर भुजा अगर ये दे रखी हो, सपोज अगर ये दे रखी हो 3 सेंटीमीटर भुजा और ये आपको नहीं दे रखी हो, तो क्या ये दोनों सर्वांग सम होंगे, क्या ये दोनों सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि इसकी 3 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जगह ये भी 3 सेंटीमीटर दे रखी है तो हाँ ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। लेकिन इस कंडीशन में एक तथ्य ये आता है कि क्या अगर आपको ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 60 और 45 दे रखा है, ठीक है, तो क्या आप इन त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो। जब आप त्रिभुज का निर्माण करोगे तो ये 60 कोण तो बना लोगे लेकिन ये 45 कोण कैसे बनाओगे, क्योंकि इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं पता। तो क्या ऐसा संभव है, तो पहले वैज्ञानिक ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा बिल्कुल संभव है। अगर आपको दो कोण दिए हुए हैं तो तीसरा कोण आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हो,
क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यदि आपको 2 कोण दे दिए तो तीसरा कोण बिल्कुल आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। अब चाहे भुजा आपको ये दे रखी हो, चाहे ये दे रखी हो, कोई भी भुजा दे रखी हो, उन दोनों कोणों के बीच की भुजा जरूरी नहीं है। कोई भी भुजा और कोई भी 2 कोण आपको दे रखे हो तो ये दोनों त्रिभुज का निर्माण भी आप कर सकते हो और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी हो सकते हैं। तो फिर वैज्ञानिकों ने इस ASA रूल को AAS रूल भी कह दिया और इसी को आप SAA रूल भी कह सकते हो। आई बात समझ में? ASA रूल होता है, मैकेनिक ने मेन बताया, फिर और तथ्य आए तो उसके आधार पे आप इसको AAS रूल भी कह सकते हो और इसको SAA रूल भी कह सकते हो। दोनों से एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया आपका ASA रूल। और अगला जो रूल है, अगला रूल है लास्ट, सर्वांगसम का चौथा और लास्ट रूल, वो है RHS। क्या है? RHS। देखिए RHS एक अलग प्रकार का रूल है जो केवल समकोण त्रिभुज में काम आता है। किस में काम आता है? समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज में RHS का मतलब होता है राइट एंगल, ठीक है। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। और S का मतलब होता है साइड। S का मतलब क्या होता है? साइड। राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण और साइड का मतलब भुजा। यानी समकोण त्रिभुज में यदि आपको एक कर्ण, एक कोई अन्य भुजा और एक समकोण दिया हुआ हो और 90 डिग्री दिया हुआ हो तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो? सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक कोण और 2 भुजाएं, तो वास्तव में ये SAS रूल का ही एक रूप है। बस यहाँ पर आपको क्या इसमें अलग है कि ये सीधे समकोण त्रिभुज में होता है, ये केवल किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि सिर्फ आपको ये कह दिया कि समकोण है तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओ कि ये 90 डिग्री है, तो सिर्फ 2 भुजाओं के आधार पर ही इनका निर्णय हो जाता है कि वो सर्वांगसम है या नहीं। और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम होता है, तो एक का नाम कर्ण हो गया और दूसरी चाहे लंब हो चाहे आधार हो, कोई भी एक अन्य भुजा होनी चाहिए, तो आप उनको सर्वांगसम कर सकते हो। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि दो समकोण त्रिभुजों में, यदि 2 समकोण त्रिभुज में एक समकोण तो बराबर होगा ही, ये आप लिखो चाहे मत लिखो। यदि 2 समकोण त्रिभुजों में कर्ण और एक अन्य भुजा परस्पर दूसरे के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं RHS रूल से, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसका नाम दूं ABC और DEF, यहाँ पर आपको ये कर्ण दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसमें भी कर्ण दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एक अन्य भुजा ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इस तरह से एक समकोण है, एक क्या है? समकोण, और बाकी दोनों भुजाएं आपको दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। कौन से रूल से? राइट, H और S, RHS रूल से, ठीक है। RHS रूल का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक अदर साइड। अब यदि आपको ये राइट एंगल कह दिया तो ये अगर 90 नहीं भी दिया हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाना कि ये 90 ही है, ठीक है। और इस रूल को ध्यान से देखो, एक कोण और 2 भुजा का नियम है, यानी इसे आप ASS रूल भी मान सकते थे, लेकिन चूंकि ये समकोण है इसलिए इसमें हम लिखेंगे क्या? RHS रूल, ठीक है। तो RHS रूल क्या हो गया? 2 त्रिभुजों में यदि एक समकोण, एक अन्य भुजा कर्ण और उसके अलावा कोई भी एक अन्य भुजा परस्पर दूसरे के बराबर हो तो वे त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं RHS रूल से। तो इस प्रकार ये सर्वांग समता का 4 रूल कंप्लीट हो गए। सर्वांग समता में 4 ही रूल होते हैं और 4 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई रूल हो भी नहीं सकता। कईयों ने ये कहा कि AAA रूल, जिस प्रकार तीनों साइड लिए उस प्रकार तीनों कोण भी तो ले सकते हैं, लेकिन तीनों कोण बराबर होने के बाद भी त्रिभुज सर्वांगसम होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोण एक तरह से झुकाव का नाप है, किसी की लंबाई या किसी की लेंथ को नहीं नाप सकते साइड को, कोण सिर्फ झुकाव को नापते हैं। तो इसीलिए ये रूल पॉसिबल नहीं है। हाँ, समरूप त्रिभुजों में ये रूल आएगा, तो हम अगले वीडियो में समरूप का ये रूल देखेंगे, तब ये रूल आपके क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 रूल थे समकोण इसके सर्वांग समता के 4 ही रूल हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आज समझाने का प्रयास किया आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डीपली है और मैथमेटिक्स को हम जितना डीपली समझेंगे उतना थोड़ा कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो यदि आपके कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या डाउट है, मैं उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और आज के वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये 4 रूल आप अच्छी तरह से कर लीजिए। सर्वांगसम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार आपके काम में आता है। 6th क्लास से लेकर ऊपर तक सभी क्लासों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।